कुसुमायोजन के कारक हम लोग पढ़ रहे थे, और कुसुमायोजन के कारकों में आज का जो बिंदु रहेगा वो रहेगा अपना चौथा बिंदु है दबाव स्ट्रेस। बड़ा इंपॉर्टेंट बिंदु है, और चूंकि आप लोग इससे भी गुजर रहे हैं तो एकदम रिलीवेंट करता है। दबाव क्या है समझिएगा। सबसे पहले कोई भी चीज को आप पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सर दबाव में से प्रश्न कैसे आते हैं, स्ट्रेस से प्रश्न कैसे आते हैं। दो या तीन बिंदु ऐसे हैं जहां से प्रश्न पूछेगा आपसे दबाव से। पहली चीज, दबाव पे सबसे अधिक कार्य किसने किया है, हेंसी सेल्वे ने किया, ये आपको याद रखना है। नंबर दो, दबाव के दो प्रकार यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस को आपको समझना है, ये आरएस मेंस में भी बहुत अच्छे से आता है, इस बिंदु को याद रखिएगा। और तीसरा, दबाव जो है वो कहां कहां प्रभाव डालता है और इसके लक्षण क्या हो सकते हैं, ऐसा कोई प्रश्न बन सकता है, बट आने के चांस बहुत कम है। सबसे पहले आपको समझना है कि दबाव जो स्ट्रेस वर्ड है ये लैटिन भाषा के स्ट्रिंगर से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है, स्ट्रिंगर। और स्ट्रिंगर जो है वो किस भाषा का शब्द है, तो लैटिन भाषा का शब्द है। और इसका मतलब क्या होता है, कसना होता है। क्या होता है, कसना। अब जैसे नॉर्मली क्या हो रहा है, फिलहाल जो चल रहा है, फिलहाल वो चल रहा है कि आप कस चुके हो। मैं आज से एक महीने पहले क्लास लेता था तो आप लोग थोड़े से रिलैक्स थे, ठीक है सर हो जाएगा कर लेंगे, ठीक है। लेकिन जब मैं आज क्लास ले रहा हूं तो मुझे इतना पता है कि आप में से अधिकतर लोग भूमिगत हो चुके हैं। अधिकतर लोग बड़ी एक एक मिनट को काउंट कर रहे हैं, अधिकतर लोग छोटी छोटी बातों को नोट कर रहे हैं कि सर इस समय शादियों की सीजन क्यों चल रही है, सर इसी समय इतनी शादियां क्यों हो रही हैं, सर ये डीजे पे प्रतिबंध क्यों नहीं लगाया जाता। ये एक महीने पहले आपके दिमाग में बातें नहीं आ रही थी, बट आज आ रही हैं। सर बहुत डिस्टर्बेंस होता है, क्यों हो रहा है सर ये रीजन क्या है कि तुम कस चुके हो। तुम्हारे सामने एक बहुत बड़ा एग्जाम है जिसको आपने बहुत बड़ा बनाया है। जबकि मैं सूरतगढ़ सेमिनार में भी एक बात बोल रहा था, तो मैं ये बोल रहा था आपके विश्वास को बहुत बड़ा बनाना है, एग्जाम को इतना बड़ा नहीं बनाना, आपका बड़ा विश्वास होना चाहिए, याद रखना। तो स्ट्रेस आप पे इतना हावी नहीं होगा। अब उल्टा हो रहा है, एग्जाम बहुत बड़ी दिखाई दे रही है और आप उसके सामने बहुत बोने से दिखाई दे रहे हैं। ये आपका जो बोनापन है ना, वो आपके सामने प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है और वो आपके अंतर्गत स्ट्रेस रिलीज कर रहा है। और स्ट्रेस जब नेगेटिव बदल जाता है फिर ये लक्षण आते हैं, ध्यान नहीं हो रहा है, सर दिमाग में नेगेटिव विचार आ रहे हैं, सर ऐसा लग रहा है कि हार रहे हैं, सर रात को नींद नहीं आ रही है। ये सब विचार हमारे अंदर क्यों आते हैं, जब स्ट्रेस को हमने बहुत बड़ा बना लिया और हम उसके सामने बोने साबित हो गए। तो स्ट्रेस जो है वो किस भाषा से मिलकर बना है, स्ट्रिंगर से मिलकर बना है। और स्ट्रिंगर का मतलब क्या होता है, कसना। अब दबाव कसता है। नॉर्मली मैं मेरी बात करूं, मैं भी दबाव को फील करता हूं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं प्रोग्राम में जाऊंगा तो मेरे पे एक दबाव रहेगा कि यार अपने को बेस्ट परफॉर्मेंस देनी है, जो बच्चे वहां 1000-1500 बच्चे आए उनकी जिंदगी को बदलना है। मेरे भी दबाव होता है कि यार उन जो बच्चे मेरे को सुनने आ गए उन बच्चों को मुझे 20 दिन इतना गजब का एनर्जी देनी है कि वो बच्चा पेपर में बहुत गजब का करेगा। ये मेरे ऊपर दबाव होता है। लेकिन ये दबाव कौन सा है, मेरे ऊपर पॉजिटिव दबाव है। मैं उत्साहित हो जाता हूं कि मैं स्टूडेंट से मिलने जा रहा हूं, मैं उनको मोटिवेट करूंगा, मैं उनके अंदर की आग को जगाऊंगा, मैं उन्हें बताऊंगा कि तुम क्या कर सकते हो। तो मैं पॉजिटिव फील कर रहा हूं और तुम क्या करने लग जाते हो, डिस्ट्रेस। सर हमें लग रहा है कि अच्छा नहीं होगा, सर हमें लगता है कि हमने जो पढ़ा है वहां से प्रश्न नहीं आए तो क्या होगा, सर ऐसा क्यों लग रहा है कि हम सब भूल रहे हैं। ये डिस्ट्रेस है। तो दबाव जो है वो दो प्रकार का है, मुख्य रूप से यूस्ट्रेस और दूसरा है डिस्ट्रेस। समझ रहे हैं आप, एक यूस्ट्रेस है और दूसरा क्या है, डिस्ट्रेस है। अब देखिए यूस्ट्रेस होना बहुत अच्छा लक्षण है, यूस्ट्रेस गंदा नहीं है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए। दबाव नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं। दबाव एक प्रकार से लाइट है, जैसे लाइट जल रही है, ये दबाव है। यदि ये दबाव लाइट नहीं, ये दबाव नहीं आया तो लाइट नहीं जलेगी। आप इस समय पढ़ रहे हो दबाव की वजह से पढ़ रहे हो, वरना 4 महीने पहले तो इतनी अच्छी नहीं पढ़ाई हो रही थी। अब इतनी अच्छी पढ़ाई या टाइम का यूज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, दबाव की वजह से। दबाव होना लाइफ में जरूरी है, लेकिन दबाव कौन सा होना चाहिए, यूस्टेज होना चाहिए। अब यूस्टेज का मतलब क्या है, पॉजिटिव दबाव। पॉजिटिव दबाव मैंने कहा जैसे मैं हमेशा पॉजिटिव दबाव फील करता हूं, डिस्टेज का मतलब है नकारात्मक दबाव। अब देखना, इसको समझना, यूस्टेज आपके अंतर्गत हो गया तो यूस्टेज होगा तो क्या होगा, आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, सर बहुत अच्छा लग रहा है, सर आपको देखने के बाद बहुत ही बढ़िया लगता है, सर और आपके हालचाल क्या है, मेरे भी हालचाल बढ़िया है, एकदम पॉजिटिव इंटरेक्शन हो रहा है। चाय पीने के दोस्त के साथ वहां चाय पी रहे हो तो बहुत खुशी के साथ बैठे हैं, आज चाय देख कितनी अच्छी बनाई है, ठीक है ना। और हर चीज में आनंद आ रहा है, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, नींद 4 से 5 घंटे नींद आ रही है, खाना भी अच्छा लग रहा है, सब्जी का टेस्ट बड़ा अच्छा लग रहा है, ठीक है, हर चीज बढ़िया लग रही है, घर वालों से बात करते हैं अच्छा लग रहा है। पढ़ाई की गति जो पहले 4 चैप्टर 4 दिन में होते थे, वो 4 चैप्टर 2 घंटे में पूरे हो जाते हैं। उत्साह है कि पेपर देने जाएंगे, मजा आएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। ये सब चीजें आ रही हैं, इसका मतलब स्ट्रेस है। नेगेटिव डिस्ट्रेस क्या होता है, नकारात्मक दबाव जब आ रहा है तो क्या होता है, डर लगने लग जाता है, रात को नींद नहीं आती है, आप बीच रात को 1 घंटे बाद उठ जाते हैं, मोबाइल देखते जाते हैं कि क्या टाइम हो गया, कितनी देर सो लिया, आप पता नहीं चल रहा है दिमाग में क्या चल रहा है। हर चीज परेशान करती है। सब्जी का स्वाद गायब हो चुका है, रोटी का स्वाद गायब हो चुका है, दोस्त बातें कर रहा है, अजीब सा लग रहा है, यार क्या क्यों बोल रहा है, क्यों बातें कर रहा है। मतलब आपके दिमाग में हर चीज को आप शंका की नजर से देखने लग जाते हो, भयभीत होने लग जाते हो, एक आकुलता और व्याकुलता आपके अंतर्गत आने लग जाती है, बेचैनी से आपके अंतर्गत रहती है, आपको कमरे का एनवायरनमेंट काटने को दौड़ता है और तुम एकदम निढाल से हो जाते हो। नहीं पढ़ा जा रहा तो नहीं पढ़ा जा रहा, पूरे दिन मोबाइल को देखते रहते हो,
पूरे टाइम सोचते रहते हो, पूरे टाइम किताब के पन्ने पलटते हो लेकिन पढ़ने का मन ही नहीं करता है। ये सब क्या है? डिस्ट्रेस है, याद रखना। ये सब क्या है? डिस्ट्रेस है, याद रखना। तो डिस्ट्रेस जो है वो जिंदगी को बर्बाद कर देता है। आपकी कितनी गजब की पढ़ाई है, वो सब पढ़ाई आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी, याद रखना। और यदि आपने यूस्ट्रेस फील कर लिया तो आपकी जिंदगी बदल जाती है। गेम पूरा किसका है? यूस्ट्रेस और डिस्ट्रेस का है। तो दबाव दो प्रकार का है, पॉजिटिव स्ट्रेस और नेगेटिव स्ट्रेस। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कौन सा दबाव फील कर रहे हो। मैंने कहा कि मेरा स्टूडेंट, धीर सिंह सर का स्टूडेंट, हमेशा यूस्ट्रेस में रहता है। सर मजा आ रहा है सर, बहुत स्मार्ट लग रहे हो सर, मैं भी बहुत खुश हूँ सर। सब रंग एक जैसे लगते हैं, रंगों में क्या रखा है, सुबह भी वैसी शाम भी वैसी। अजीब सी बातें करने लग गए, मतलब डिस्ट्रेस है। हर पल को जियो, याद रखना। ये समय बहुत गजब का है तुम्हारा। इस समय खुश रहना और उत्साहित रहना मतलब तुम यूस्ट्रेस में हो। इस समय तुम बहुत अनावश्यक, अनाप शनाप दिमाग में नेगेटिव विचार आते जा रहे हैं, मतलब तुम डिस्ट्रेस में हो। तो ये लाइफ बना देगा और ये गिरा देगा। ये दबाव के दो मुख्य प्रकार, स्ट्रेस, डिस्ट्रेस। इसके अलावा दबाव के लक्ष्य मैंने बता दिए। नेगेटिव दबाव में क्या होता है, पॉजिटिव में क्या होता है। इसके अलावा एक दबाव होता है भौतिक दबाव। अन्य प्रकार की बात करें अपन, भौतिक दबाव क्या होता है? मौसम का दबाव है। सर सर्दी बहुत पड़ रही है, अच्छी बात है, सर्दी पड़ रही है। सर गर्मी बहुत पड़ रही है, भौतिक दबाव। इन्वायरमेंट जब प्रेशर करता है, सर मौसम संक्रमण का चल रहा है, दिन में गर्मी पड़ती है, रात को सर्दी पड़ती है। ये चीजें जब सोचने लग जाओगे तो नहीं, इन्वायरमेंट तुम्हारी कार्य क्षमता को प्रभावित कर रहा है, तो ये भौतिक दबाव है। सामाजिक दबाव क्या है? सामाजिक दबाव लड़के लड़कियों पे स्पेशली फील करते हैं। सर मेरे मामेर ससुरा के बच्चे की शादी है, मुझे जाना नहीं है, मुझे पढ़ना है, घर वाले करें जाना पड़ेगा। बेटा है तो होने दे, मामेर ससुरा के है तो होने दो। तुम्हारे लिए कैरियर इंपॉर्टेंट है, तुम स्ट्रॉन्ग बनो लाइफ में। तुम ये मत सोचा करो कि मैं नहीं जाऊंगी, फिर अब मेरा नहीं हुआ तो सब मजाक उड़ाएंगे, शादी में भी नहीं आई थी। इन चीजों से बहुत ऊपर उठो, लॉजिकल इंसान बनो। अपनी जिंदगी है, अपने रूल्स होंगे, याद रखना। हम लोगों को खुश करने के लिए भी जिंदगी जीने लग गए ना तो कब अपनी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। सिंपल फंडा है, याद रखना। धीर सिंह सर क्लियर बोलते हैं, याद रखना। लॉजिकल इंसान बनो, प्रैक्टिकल इंसान बनो। हर इंसान आपसे खुश होगा भी नहीं यदि तुम करने की कोशिश में लग भी जाओगे तो। सोशल दबाव यही है कि जब हमें रिश्तों का दबाव हो, जैसे कई लड़कियों के बेचारियों को रहता है कि सर मैं उससे बात नहीं करूंगी तो भाग जाएगा, वो कह रहा है अभी डेली 5 मिनट बात करनी पड़ेगी। अरे यार की कोई बात है कि भाग जाएगा तो भाग जाने दे, उसको बांध के रखोगी कब तुम? और ऐसा बंधा हुआ कभी काम नहीं आता है। समझ रहे हो आप मेरी बात? ये सब रिश्तों के दबाव, समाज के दबाव, परंपरा उत्सवों के दबाव, ये सोशल दबाव है। यहाँ तक मनोवैज्ञानिक दबाव, साइकोलॉजिकल, ये आप लोग बहुत फील करते हैं। साइकोलॉजिकल दबाव ये है कि सर नहीं आ पाए तो, सर नहीं जीत पाए तो, सर हम नहीं कर पाए तो, मतलब खुद के अंदर से आपके अंदर नकारात्मक विचार आने लग जाते हैं। मनोवैज्ञानिक दबाव है। खुद की इच्छाओं का पूरा नहीं होना, खुद की रुचि क्रिएट नहीं हो पा रही है, महत्वाकांक्षाएं पता नहीं क्या लग रहा है, मतलब ये सब दबाव जो होता है वो साइकोलॉजिकल दबाव होता है। और मनोवैज्ञानिक दबाव को दूर करने का तरीका क्या होता है? या तो आपके पास कोई मेरे जैसा इंसान होना चाहिए जो आपको बताए कि रियल में प्रॉब्लम्स ही हैं, प्रॉब्लम्स का समाधान एक ही है। आप लोग गलत समाधान पे टाइम मत बिताएं। हर प्रॉब्लम का समाधान एक ही है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो और अपने साथ लॉजिकल बातें, तार्किक बातें करोगे तो फिर आप अपने आप उस समस्या से निकल जाते हो। तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स का समाधान हमेशा हमें अपने आप को ढूंढना पड़ता है। जो समस्या क्यों पैदा हुई, वो दबाव मेरे ऊपर क्यों आ रहा है, उसके रीजंस क्या हैं, और उनको कर दो। एक होता है उन विचारों को ही नकार दो, ऐसा कुछ भी नहीं है यार, ठीक है। एक अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखो। ये तरीके होते हैं दबाव को नियंत्रित करने के। तो ये अन्य दबाव के प्रकार होते हैं, इनको देख लीजिएगा, भौतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक दबाव। उसके बाद ही होता है कि साहब दबाव को दूर करने के लिए क्या करें। नहीं, दबाव पे सबसे अधिक काम किसने किया? हेंसी सेल्वे ने। किसने काम किया? हेंसी सेल्वे ने। इसने एक आरएस मेंस में कई बार प्रश्न आया है, जीएस की अवधारणा। जीएस अवधारणा क्या है? सामान्य अनुकूलन संलक्षण, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम। सामान्य अनुकूलन संलक्षण, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, ये जीएस की अवधारणा है। ये हेंसी सेल्वे ने दी है। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम क्या है, सामान्य अनुकूलन संलक्षण क्या है, ठीक है। तो किसने दी है? हेंसी सेल्वे ने दी है। पहली चीज, आधुनिक दबाव पे सबसे अधिक काम जो किया वो हेंसी सेल्वे ने किया है, ठीक है। अवधारणा क्या है इनकी? जीएस की, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, सामान्य अनुकूलन संलक्षण, जीएस की अवधारणा। और हेंसी सेल्वे ने जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम के 3 चरण बताए। कितने चरण बताए? 3। ये बहुत बार एग्जाम में प्रश्न आता है, याद रखना। सचेत प्रतिक्रिया चरण, अलार्म रिएक्शन स्टेज। दूसरा होता है प्रतिरोध चरण, रेसिस्ट। और तीसरा होता है परिश्रांति, एग्जीवेशन। एग्जीवेशन क्या होता है? परिश्रांति। समझिएगा, हेंसी सेल्वे ने दबाव पे काम किया, स्ट्रेस पे काम किया है। आपसे प्रश्न पूछेगा आधुनिक दबाव के जनक कौन है, आपने आंसर दिया साहब हेंसी सेल्वे। अवधारणा का नाम क्या है? जीएस, जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम, सामान्य अनुकूलन संलक्षण। सचेत प्रतिक्रिया चरण क्या है? अलार्म रिएक्शन स्टेज। अलार्म रिएक्शन स्टेज क्या है? जैसे दबाव आया, जैसे मान लीजिए परीक्षा के 20 दिन, 18 दिन बचे हैं, जैसे 18 दिन बचे, 17 दिन बचे हैं, तो आपका दबाव का जो आपकी घंटी वो बजेगी। 17 दिन बचे हैं सर, क्या करें? सर समझ में नहीं आ रहा। लखन सिंह जी बेटा आप आरएस बनोगे 100%। धीर सिंह सर के शरण में रहना, तुम आईएएस भी बनोगे, टेंशन मत। पॉजिटिविटी मेरे वाली अपने अंदर फीड कर लेना, नहीं कर, हर चीजों चले जाओ। सचेत प्रतिक्रिया चरण देखना,
अलार्म रिएक्शन स्टेज, अचानक से एक आवाज आती है, सर ऐसा फील हो रहा है, घबराहट सी हो रही है, मतलब वो अलार्म बजा है तुम्हारा, ठीक है। अब जैसे अलार्म बजा तो आपकी एडिनल जो ग्रंथि है वो प्रतिरोध करेगी। कौन सी ग्रंथि प्रतिरोध करेगी? एडिनल ग्रंथि जो है वो प्रतिरोध करेगी कि दबाव को रोकना है, ठीक है ना। वो उसको रोकने का पूरा पुरजोर प्रयास करेगी। वो ये प्रतिरोध चरण, मतलब यहाँ पॉजिटिव हार्मोन्स स्रावित किए जाते हैं जिनसे कि दबाव जो है कमजोर हो। परिश्रांति मतलब यदि यहाँ आप कर गए तो ठीक है, और नहीं कर पाते हो तो लास्ट में स्थिति क्या आती है? सब कुछ नहीं है। मतलब आदमी जब एकदम निराशा के भाव में आ जाता है ना, निसहायता की स्थिति, जो सेलिगमैन ने बताया था ना, निसहायता, निसहायता किसने बताया था? सेलिगमैन ने, बंदरों पे प्रयोग किया था इसने, वो इसने यही बताया है। निसहायता यही है परिश्रांति। मतलब लास्ट में आदमी को लगता है सर कुछ नहीं हो सकता, मेरे से कोई सिलेबस पढ़ा नहीं गया है, मेरे से कोई पढ़ाई नहीं हो रही है, मेरे साथ पूरे दिन यही रहता है, मुझे कोई पढ़ाई नहीं करनी है, बस मैं यूट्यूब पे मुझे टाइम बिताना है पूरे दिन, बाकी मुझे मेरा कोई किताबों में मन नहीं करता है। ये एग्जीबिशन स्टेज है जहां आप लोग अपने दबाव के सामने हार मान चुके हो, दबाव तुम्हारे ऊपर हावी हो चुका है और तुम अपने हथियार फेंक चुके हो, तुम अपने हथियार फेंक चुके हो। प्रतिरोध में तुम अभिमन्यु की तरह लड़ाई लड़ रहे हो। चारों तरफ तुम्हारे दुश्मन हैं, नेगेटिव विचार हैं, अपने हैं, दूसरे हैं, सब हैं, कोचिंग हैं, कोचिंगों के पेपर्स हैं, टेस्ट पेपर हैं, सब चीजों के बीच में धीर सिंह धाबाई सर का मोटिवेशन सुन के तुम चक्कर लेकर निकल पड़े और चीर डालने की कोशिश कर रहे हो। अब करते 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 ऐसा लगा नहीं यार ये बहुत सारे लोग हैं, सर का मोटिवेशन भी काम नहीं आ रहा है, बेटर है बेटा बैठ जा नीचे, ये जो कर रहे हैं करने दे, परिश्रांति है, एग्जीबिशन। हार मान लेना, हार माननी नहीं जिंदगी में, हार वो मानेगा जिसने गिराने की कोशिश, वो चाहे दबाव हो, चाहे खराब परिस्थिति हो, चाहे कोई व्यक्ति, ताकत अपने अंदर, और इससे पॉजिटिव हार्मोन्स स्थापित होते हैं। मैं जो सेमिनार करता हूँ पूरे राजस्थान भर में कर रहा हूँ, इसका उद्देश्य क्या है? ये पढ़ाई तो आप लोग कर चुके हैं, साइकोलॉजी तो मैं लगभग चीजें बता चुका हूँ, मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि बस पॉजिटिविटी कितनी इंपॉर्टेंट है, यही बता रहा हूँ, ज्यादा बता नहीं रहा। तो सचेत प्रतिक्रिया चरण, प्रतिरोध चरण और परिश्रांति चरण, ये जीएस के उदाहरण है। जनरल एडेप्टेशन सिंड्रोम ये हेंसी सेल्वे ने दिया है, बस इनको याद रखना, हल्का से इनके नाम याद रखना, ठीक है, हल्के से नाम याद रखना। बेटा रंजीत जैसे कहते हो कि पढ़ाई नहीं हुई, ये नेगेटिव स्ट्रेस की वजह से होता है, नेगेटिव वाइब्स आती हैं तो पूरा दिन यूं गुजर जाता है। अब पॉजिटिव वाइब्स लेके आओ। सर से मैंने पढ़ा, सर ने दबाव की चर्चा की, और सर से मुझे इतना अच्छा लगा कि सर मैं पूरी रात में आज 9 बजे, जैसे पूरे दिन नहीं पढ़ाई की आपने, लेकिन अभी तुम 9 बजे 9:30 तुमने स्टडी की और 2:30-3 बजे तक पढ़ ली, पूरा दिन कवर हो गया, सुबह 4 घंटे सो लिए, फिर खड़े हुए। मतलब आप उसको जो जा चुका है उस पर रोने के बजाय आप ये देखो कि वर्तमान में मेरे पास कितना समय बीता है, सर मैं उसकी भरपाई कर दूंगा, ये पॉजिटिविटी है। और ये नेगेटिविटी है, सर मेरा दिन खराब हो गया, मेरे 5 दिन खराब हो गए, मेरे 4 दिन खराब हो गए, सर मेरे बुआ जी के छोरे की शादी है और वहां मैं 2 दिन खराब करके आ गया, अब मेरे को क्या लग रहा है कि मेरा नहीं हो पाएगा। ये अतीत है, अतीत वर्तमान का निर्माण करेगा, वर्तमान ही कहता है बेटा हर समय एक्शन के मूड में रहो, जीत जाओगे। सिंपल फंडा। कैसे समझाऊं तुम लोगों को? कई बार लगता है कि इतने निराशावादी। दबाव के प्रकार हो गए, दबाव का अलार्म रिएक्शन स्टेज हो गया, और दबाव, हाँ ये हो गया। दबाव को दूर करने का तरीका, सर दबाव दूर क्यों नहीं हो रही हो सर, बताओ ने, सर बताओ ना ऐसा कोई तरीका कि स्ट्रेस रिलीज नहीं हो रहा है, स्ट्रेस को दूर कैसे करें? तो अलग अलग लोगों ने अलग तकनीकें बताई हैं, ठीक है। जैसे एडलर पार्कर, एडलर पार्कर कहता है दबाव को दूर करने की 3 तकनीकें हैं। करते अभिविन्यास, सवेंग अभिविन्यास, विन्यास मतलब सेट होता है, और एक होता है परिहार अभिविन्यास। समझना कुछ नहीं है, भाषा के चक्कर में मत पड़ना। एडलर और पार्कर ने 3 तरीके बताए। क्या बताए? 3 तरीके बताए, याद रखना, सुनिएगा। एडलर पार्कर ने, सर आपकी क्लास लेने के बाद 3-4 घंटे पढ़ाए, बहुत मन लगता है बेटा, बस आनंद, यही तो उद्देश्य है अपना, और क्या है। धीर सिंह धाबाई सर के स्टूडेंट ज्यादा सिलेक्ट क्यों होते हैं? पढ़ाई तो करवाऊंगा ही, साइकोलॉजी गजब तरीके से पढ़ाऊंगा ही, प्लस पॉइंट क्या है, मेरा स्टूडेंट कमजोर नहीं बनता, वो परिस्थिति में खड़ा हो जाता है, बाकी सब लुढ़कते फिरेंगे, याद रखना, यही तो पॉइंट मैं देना चाहता हूँ। इसलिए सिलेक्शन रेशियो अपना सबसे बेटर है, याद रखना, उद्देश्य यही है। पॉजिटिविटी जो आएगी ना जिस इंसान में, वो इंसान जीतता है, बाकी सब हार जाएंगे, याद रखना। पढ़ाई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी ये है कि आपके लास्ट टाइम में कितने पॉजिटिव रहते हो। कर्तव्य अभिविन्यास युक्ति क्या है? कर्तव्य अभिविन्यास युक्ति का मतलब है दबाव सर क्यों आया, दबाव आ गया, मान लो कोई किसी ने बात बोल दी, किसी ने बोल दी, सर मेरे पापा ऐसे कह रहे हैं कि तू नहीं बन पाएगी, बोल दिया पापा ने, पापा का माइंड नेगेटिव था, किसी ने पड़ोसी ने आके कहा कि इतनी बड़ी छोरी होगी शादी कर देता, ये जयपुर भेजा, मान लो कोई दिमाग में आ गई बात, या किसी ने और कुछ बोल दिया कहीं कि लड़की को क्या पढ़ा रहे हो, ऐसी बातें आ गई तो उन्होंने बोल दिया और आपके दिमाग में आ गया, मैं क्या करूं सर, मेरा दिमाग, मेरा जी घुट रहा है, मेरे से पढ़ाई नहीं हो रही। कृत्य अभिविन्यास युक्ति कहती है कि हो सकता है पापा का दिमाग कुछ अब खराब था, बात करो ना प्यार से, तथ्य एकत्रित करो कि पापा ने ऐसा क्यों बोला, चाचा जी ने ऐसा क्यों बोला, मेरी फ्रेंड ने मेरे बारे में गलत क्यों बोला, तो तथ्यों को एकत्रित करके और उसके समाधान सोच लेना, ये कृत्य अभिविन्यास युक्ति है। आप चीजों के बारे में सोचते रहोगे उससे बेटर है उसी समय
उस चीज के बारे में जानकारी एकत्रित करो, उसका समाधान कर दो। ये बहुत बढ़िया तरीका होता है, क्योंकि उस बात को अपने दिमाग में रखोगे तो आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो करते अभिविन्यास युक्ति में क्या होता है, तुरंत समाधान कर दो। सवेंग अभिविन्यास में क्या होता है, तो इस सवेंग अपने पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। भय पॉजिटिव नेगेटिव है, हर्ष आमोद पॉजिटिव है। अब दोनों सवेंग कब कौन सा हावी हो जाए पता नहीं चलता। आप कहते हो सर कभी बहुत पॉजिटिव हो जाते हैं, कभी नेगेटिव हो जाते हैं। रीजंस क्या है, सवेंग है हमारे नियंत्रण में नहीं होता। सवेंग अभिविन्यास युक्ति कहती है कि आपको ये कोशिश करनी है कि जैसे ही भय आए आप कह दो अरे कुछ नहीं, ठीक है बेटा, हर्ष को ले आओ, आमोद को ले आओ, प्रेम को ले आओ, ईर्ष्या आई है और कुछ आई, उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ये आप कर सकते हो, आपसे अलावा कोई नहीं कर सकता, या कोई इंसान आपका मेंटर कर सकता है। तो इसमें सवेंगों को बदल देते हैं अपन। परिहार अभिविन्यास युक्ति में नकारते हैं, डिनाइल करते हैं अपन। कोई भय नहीं होता है, कोई असफलता नहीं होती है, कोई डर नहीं होता है, कोई खराब भाग्य नहीं होता है। अपन ने इसको नकार दिया है परिहार अभियान। तरीके हैं याद रखना। ऐसे ही एक व्यक्ति में लेजरस ऑफ हॉकमैन, लेजरस ऑफ हॉकमैन ने भी तकनीक बताई है, याद रखना। और लेजरस हॉकमैन ने दो तकनीक बताई है, समस्या केंद्रित, कि उस समस्या के केंद्र में जाओ, और दूसरी इन्होंने बताई है सवेंग केंद्रित। तो ये वो सेम चीज होगी। लेजरस ऑफ हॉकमैन ने दबाव को दूर करने की दो तकनीक बताई है। समस्या केंद्रित मतलब समस्या के कारणों को ढूंढना है, और सवेंग केंद्रित में क्या करना है, आपको पॉजिटिव सवेंगों का विकास करना और नेगेटिव सवेंगों का जो है वो उसको बाहर निकालना है। बेटा सपना सिलेबस नहीं हुआ कोई बात नहीं है, 4 महीने खराब हो गए वो तुम्हारे पास नहीं है, तुम्हारे पास 17-18 दिन है। 17-18 दिन में तुम बेटर क्या पढ़ सकते हो, उस पर ध्यान केंद्रित करो। अतीत पे ध्यान केंद्रित मत करो। मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो समय तुम चिंता करके ला नहीं सकते, 1 मिनट भी तुम बढ़ा नहीं सकते। जो तुम्हारे पास है तुम यदि उसको खो रहे हो तो तुम धरती के मूर्ख इंसान। जो बचा है उसको मैक्सिमम कैसे यूज करो, इस पे ध्यान केंद्रित करो। यही मैं बातें बार बार बोलता हूँ। किन विचारों में तुम उलझे पड़े हो, नेगेटिव विचारों को बाहर निकालो। सीकर में करेंगे बेटा, सीकर में करेंगे सेमिनार, सैटरडे या संडे में से एक होगा। सीकर का विचार है, एक पूर्वी राजस्थान भरतपुर का विचार है, और हो सकता है जोधपुर या कोटा में से एक हो जाए। ओके, ये देखिएगा। अब जो दबाव प्रतिरोधी व्यक्तित्व होता है कि सर दबाव जिसको नहीं होता वो कैसा होता है, उसमें कमिटमेंट होता है। आप कहते हो सर दबाव जिसको फील नहीं होता, दबाव को एकदम से रोंद डालता है, वो कौन है, जो कमिटमेंट में विश्वास रखता है कि जिस समय जो चीज करनी है वो करूंगा। सर आपने टास्क दिए हैं पूरे करने हैं, प्रतिबद्धता है। सर नियंत्रण है, कंट्रोल रहता है जिसका अपने ऊपर, जिसको कोई इंसान डरा नहीं सकता, कोई इंसान भयभीत नहीं कर सकता। घर वालों ने कुछ बोल दिया गुस्से में आके तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त ने कह दिया कि मेरी शादी में है आ जाना, आपने कहा यार नहीं अभी मेरी एग्जाम है, दोस्त ने कहा तेरा होगा ही नहीं, तो आप डर गए, अरे यार इसने कैसे बोल दिया। कुछ नहीं, कंट्रोल रखो, किसी के बोलने से तुम्हारा सिलेक्शन रुकता नहीं है। तुम्हारे बोलने और तुम्हारे सोचने से सब चीजें डिसाइड होती हैं। चैलेंज को स्वीकार करो, चैलेंज आएंगे। तबीयत खराब हो गई, जुकाम हो गई, परीक्षा से पहले वायरल हो गया, सर दर्द हो रहा है, ये सब चैलेंजेज हैं। ये तुम्हारी अग्नि परीक्षा लेने के लिए आ रहे हैं कि कैसे हो। तुम कमजोर हो तो तुम सर दर्द माइग्रेन को लेकर बैठ जाओगे, मेरे माइग्रेन ही क्यों होता है इस समय, मेरी वायरल क्यों हुआ इस समय, मेरी जुकाम क्यों लगी इस समय। इन सब चीजों से ऊपर उठ के दबाव को रोंद डालो, ये सफलता का चिन्ह है। तो दबाव शब्द जो है मैंने पूरा समझा दिया, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। ओके, मेरा साक्षी आईसीटी पढ़ लिया, एमएस वर्ड पढ़ें क्या, कोई जरूरत नहीं है। साक्षी एमएस वर्ड सीटी वगैरह में सिलेबस में है, इसलिए वहाँ ज्यादा प्रश्न आते हैं, आपके बेसिक प्रश्न आएंगे मैं जहाँ तक समझता हूँ, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं भी एक 9 बजे सेशन करूंगा। मैंने 3 टॉपिक तो बता ही दिया आईसीटी के, सूचना प्रौद्योगिकी के जो आधार है उसकी चर्चा करूंगा मैं आपको, तो आधे घंटे का सेशन रहेगा, उसको देख लेना। सुशीला जो पूरे नहीं हो रहे उनको छूट गए, उनको कोशिश करो कि किसी बीच में एक, जैसे 1-2 दिन बीच में एक बीच का डे दे दूंगा, उस दिन उसको पूरा कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इसको देख लीजिएगा। अब जो 5वां बिंदु है वो है कॉन्फ्लिक्ट, द्वंद्व। इस पे भी प्रश्न आते हैं। जैसे अब दिनश सेवा चयन बोर्ड की अपन बात करें तो यहाँ से एक प्रश्न पूछा गया है लाइब्रेरी एग्जाम में, तो अपने को ये भी देखना है, द्वंद्व, संघर्ष, कॉन्फ्लिक्ट। सर कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि जैसे मैंने आपको चर्चा की थी कि आप में मान लीजिए आप ग्रेड 3 की कर रहे हैं, मान लो ग्रेड 2 का आपका पेपर आ गया संस्कृत शिक्षा विभाग का, तो आपके मन में हो रहा है कि सर मैंने तो प्रिपरेशन की नहीं, मैं एग्जाम देने जाऊँ कि नहीं जाऊँ। तो ये जो कंफ्यूजन हो रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट है, मैं 4 दिन डिस्टर्ब हो जाऊंगा, ठीक है। या सीटी का एग्जाम आ गया, सर मुझे देना जाऊँ कि नहीं जाऊँ, ये कॉन्फ्लिक्ट है। तो ये ऐसी चीजें जो आपके दिमाग में दो एक साथ विचार आ जाते हैं, तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है, याद रखना। ओके, देखा बेटा आईसीटी में मैं इस पे यूट्यूब पे मैंने आपका साथ में सेशन किया था, और बाकी आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ना है, टेंशन मत लो। तो टास्क पूरे नहीं हो रहे उनको उनको कोई बात नहीं है, टास्क पूरे नहीं हो रहे तो एकदम रिजर्व डे रखूंगा, उस दिन कर लेना। बाकी आप यदि 70% 80% में मेरे टास्क पूरे करते हो तो बढ़िया है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। ओके, द्वंद्व संघर्ष की बात करेंगे अपन, कॉन्फ्लिक्ट की बात करेंगे। कॉन्फ्लिक्ट क्या है, ठीक है, देखिएगा। एक तो डगलस व हॉलैंड की परिभाषा याद रखना है इस पर, डगलस व हॉलैंड की परिभाषा। डगलस व हॉलैंड ने क्या कहा, ये आई हुई है चूंकि, इसलिए आप देख लेना। सर टेस्ट सीरीज नहीं है पे है बेटा, टेस्ट सीरीज सब ऐप पे है, आपके कोर्स में डाल दी जाती है, टेस्ट जो भी होते हैं 360 डिग्री में भी जैसे टेस्ट करवाते हैं वो भी आपको फ्री हैं, वो आप देख सकते हैं उनको, ठीक है। और
जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उन बच्चों के लिए हम एक और बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं कि आप सभी को 10 मॉडल पेपर जीके, साइकोलॉजी, आईसीटी परिदर से ये आपको ऐप के ऊपर फ्री मिलेंगे। बाकी सबके लिए चार्जेज रहेंगे, बट आप लोगों को वो जो है वो 10 मॉडल पेपर, जबकि हमने कोर्स दिया था उस समय आपको कहा नहीं था कि आपको मिलेंगे, बट वो आप लोगों को फ्री हैं, आप अपना अभ्यास कर सकते हैं। उसमें सब ओल्ड क्वेश्चन पेपर बेस बनाए गए हैं। तो 10 मॉडल पेपर कंप्लीटली आप लोगों के लिए ऐप पे फ्री रहेंगे। जिन बच्चों ने भी कोर्स ले रखा है वो जल्दी कल या परसों में डाल दिए जाएंगे। ओके, ठीक है, आप मस्त रहो, आप पढ़ो, जितना अच्छा पढ़ सकते हो। मेरे से जितना होगा मैं उतना करने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी टॉपिक विशेष को लेकर आपके प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में या अवनी एजुकेशन की टीम पे आप बताइएगा। उस टॉपिक को मैं दोबारा बता दूंगा, उसमें क्या देखना है, कैसे देखना है। लेकिन ये मत सोच लेना कि सर सिलेक्शन से वंचित मत हो जाना। ये बहुत अच्छा चांस है। पॉजिटिविटी के साथ तुम करोगे तो हर चीज का समाधान है। मैं खुद बोल रहा हूँ, हल्के और शांत मन से तुम करना, 17 दिन में भी बहुत सारी चीजें कवर कर लोगे। जिन चीजों को लेकर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, मेरे से डायरेक्ट संवाद कीजिए, मुझसे बात कीजिए। मैं आप लोगों के लिए, मैं जितना मेरे से हो पाएगा मैं उतना करने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, मेरा उद्देश्य है कि यदि मेरे से प्रेरित होकर मैं 10 बच्चों की, 100 बच्चों की जिंदगी, 500 बच्चों की, 20,000 बच्चों की जिंदगी बदल पाया, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो प्लीज आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं बताया करो, मैं कोशिश करूंगा। आप बाकी पॉजिटिव रहें, डरे मत। डगलस ऑफ हॉलैंड की क्या परिभाषा है? ये कहता है दो विरोधी विचार या दो विरोधी उद्देश्यों की वजह से उत्पन्न कष्टदायक संवेगात्मक दशा। यानी इसने एक वर्ड यूज किया है, कष्टदायक संवेगात्मक दशा। ये दबाव है, याद रखना। कष्टदायक संवेगात्मक दशा क्या है? दबाव। दो विरोधी विचार या विरोधी उद्देश्यों की वजह से उत्पन्न कष्टदायक संवेगात्मक दशा दबाव है कि दो विरोधी विचार आ गए, मैं सेकंड ग्रेड एग्जाम दूं या नहीं दूं, थर्ड ग्रेड एग्जाम दूं या सीईटी एग्जाम दूं। दो विरोधी विचार आपके सामने आ जाते हैं, मैं शादी करूं कि पढ़ाई करूं। तो ऐसे जब विचार आपके सामने आ जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? कॉन्फ्लिक्ट कहलाता है। डगलस ऑफ हॉलैंड की परिभाषा याद रखना। फ्राइड ये कहता है कि इड, ईगो और सुपर ईगो में जब समन्वय नहीं हो पाता है तो आप में दबाव आता है। आपका इड कुछ और कह रहा है, ईगो कुछ और कह रहा है, सुपर ईगो कुछ और कह रहा है, तीनों अलग अलग दिशाओं में चल रहे हैं और ईगो उन पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट 100% पैदा होगा। ये अलग अलग परिभाषाएं हैं, लेकिन इतनी परिभाषाओं में जानने की जरूरत नहीं है। डगलस हॉलैंड की परिभाषा चूंकि आ चुकी है तो इसको देख लेना। दो विरोधी विचार या विरोधी उद्देश्यों की वजह से उत्पन्न कष्टदायक संवेगात्मक दशा क्या कहलाती है? कॉन्फ्लिक्ट कहलाती है, संघर्ष कहलाती है। अब सर यहाँ से प्रश्न कैसे आते हैं? अमूमन यहाँ से जितने भी प्रश्न आते हैं उनमें 99% प्रश्न ये आते हैं कि आपको उदाहरण देगा और पूछेगा ये कौन से प्रकार का संघर्ष है। समझ रहे हैं आप? कॉन्फ्लिक्ट के 4 प्रकार होते हैं। इनके ऊपर प्रश्न पूछेगा उपागम उपागम। अब आपने इतने पढ़ा इन लोगों को, उपागम उपागम क्या होता है? इंग्लिश में इसको बोलेंगे अपना अप्रोच अप्रोच। ठीक है ना? तो इनको समझना है बस आपको। ठीक है, उपागम उपागम को आप पहुंच पहुंच बोल दो, पद्धति पद्धति बोल दो, ठीक है, विधि विधि बोल दो, ठीक है। ये अलग अलग नाम जितने भी हैं, ग्राह्य ग्राह्य बोल दो, ये सब नाम चेंज हो जाएंगे। आपको याद रखना है अप्रोच अप्रोच, उपागम उपागम क्या होता है। देखो शुरुआत में इसके 3 प्रकार बताए थे कुर्ट लेविन ने, और चौथा प्रकार जो है वो हॉलैंड और सीयर्स ने जोड़ा था। ठीक है ना? शुरुआत में 3 प्रकार किसने बताए थे? लेविन ने बताए थे, कुर्ट लेविन ने। और चौथा प्रकार यानी 4 प्रकार जो जोड़े वो किसने बताए? हॉलैंड और सीयर्स ने। तो चौथा प्रकार जो जोड़ा था वो किसने जोड़ा था? हॉलैंड और सीयर्स ने। आप कह दोगे कि सर क्या एग्जाम में याद रखना है? मैं कहूंगा नहीं याद रखना, आपसे प्रश्न नहीं पूछेगा। आप इतना याद रखना, अभिप्रेरणा संघर्ष के प्रकार प्रारंभ में कुर्ट लेविन ने बताए, हॉलैंड और सीयर्स ने बाद में चौथा प्रकार इसमें जोड़ दिया। देखिएगा पहला आपके सामने है उपागम उपागम, अप्रोच अप्रोच। दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं। बड़े मस्त हो आप लोग, बड़े पॉजिटिव विचार आ गए। 2 स्थितियां आएंगे, दोनों पॉजिटिव हैं। ठीक है ना? आपको 2 लड़कों के ऑफर मिले शादी के लिए, दोनों गवर्नमेंट जॉब हैं, एक एसएससी के जरिए है, एक बैंक में है। आपको दोनों ही पसंद है, बड़े सुंदर है, स्मार्ट है, आप सोच रहे हो मैं इसके साथ करूं उसके साथ करूं, दोनों पॉजिटिव हैं। लेकिन किसी एक को चुनना है तो संघर्ष तो है। दोनों ही पॉजिटिव विचारों में से, ठीक है ना? दोनों ही पॉजिटिव है। ठीक है, मुझे शादी में भी जाना है और मुझे मेरी गर्लफ्रेंड के साथ डिनर पे भी जाना है। अब दोनों ही पॉजिटिव है, जीएफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और जो दोस्त की शादी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको लग रहा है किसको छोड़ूं किसके साथ जाऊं? तो ये जो संघर्ष हो रहा है आपके अंतर्गत, ये 2 सकारात्मक विचार हैं। दोनों क्या है? दोनों ही पॉजिटिव विचार आए तो आप उदाहरण देकर समझ जाओगे। आप तो इसका अर्थ समझ लो, उपागम उपागम मतलब 2 सकारात्मक विचारों में होने वाला संघर्ष। फिर होता है परिहार परिहार। परिहार परिहार में क्या होता है? सिंपल सी बात समझनी है। परिहार परिहार मतलब अवोइडेंस अवोइडेंस। अवोइडेंस अवोइडेंस का मतलब क्या है? इसको त्याग त्याग बोल दो, इसको वर्जन वर्जन बोल दो, ये नाम है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अवोइडेंस अवोइडेंस का मतलब होता है, त्याग त्याग का मतलब होता है 2 नेगेटिव विचार आ रहे हैं। गुरुजी पढ़ना भी नहीं चाहता, फेल भी नहीं होना चाहता, शादी भी नहीं करना चाहता, कुंवारा भी नहीं रहना चाहता। तो वो नेगेटिव विचार, यार पढ़ ले या खेल ले, पढ़ना नहीं चाहता, खेलना भी नहीं चाहता, यार कुछ तो कर यार। दोनों ही नेगेटिव विचार आ रहे हैं, दोनों में से कोई परिणाम नहीं आने वाला है, तो वो नेगेटिव नेगेटिव, परिहार परिहार। तो 2 नेगेटिव विचार। तीसरा है उपागम परिहार। एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसमें बहुत प्रश्न आते हैं उपागम परिहार पे, बहुत ज्यादा प्रश्न आते हैं। मुझे गाड़ी खरीदनी है लेकिन पैसा नहीं देना, मुझे वो लड़की पसंद है लेकिन शादी नहीं करनी।
ठीक है, शिक्षक से माफी मांगनी है लेकिन मुझे डर लग रहा है कि वो पिटाई कर देगा, तो माफी मांगना पॉजिटिव है, लेकिन पिटाई कर देगा नेगेटिव आ गया। तो दो, एक अच्छा है एक नेगेटिव है, ठीक है ना। तो आप तुरंत समझ जाओगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आएगा, उपागम परिहार आ जाएगा। और चौथा क्या आ जाएगा, बहुउपागम परिहार। एक से अधिक पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब दो पॉजिटिव आ गए दो नेगेटिव आ गए, बहुउपागम परिहार। क्या आ गया, दो पॉजिटिव आ गए और दो नेगेटिव आ गए, वो क्या है, बहुत मतलब बहुत सारे दो विचार आ गए कि मतलब दो पॉजिटिव आ रहे हैं तीन नेगेटिव आ रहे हैं, ठीक है ना। दो पॉजिटिव आ रहे हैं कि मेरे लिए बढ़िया चांस है ग्रेड थर्ड, ठीक है, मेरा अच्छा हो जाएगा। दूसरा आ रहा नहीं मेरी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, ठीक है, मैं उस दिन एग्जाम सेंटर पे लेट हो गई तो ये हो जाएगा, ठीक है, पेपर आउट हो गया, तो मतलब आपके तीन नेगेटिव आ रहे हैं दो पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसा जो संघर्ष चलता है वो बहुभागम परिहार संघर्ष। तो दो से अधिक पॉजिटिव दो से अधिक नेगेटिव, बट इसमें प्रश्न कभी आता नहीं है, प्रश्न अमूमन इन्हीं ऊपर वालों पे उदाहरण पूछेगा, स्पेशली उपागम परिहार पे बहुत प्रश्न पूछता है, तो इसको याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बिंदु है। कोर्स की वैलिडिटी कब तक होती है, वैलिडिटी वैसे तो 7 महीने होती है शायद, 7 महीने, या फिर उसके बाद आप बढ़ाते हैं तो सिर्फ जीएसटी चार्ज आपसे लिया जाता है। कोर्स में दिखाता है वैसे ना। जीके 2 पार्ट बेटा रेखा शायद कल तैयार होगी, तो देखते हैं ऐप में जो नवाचार करवा रखे हैं वो इनफ है क्या, वंदना बेटा इनफ है, बाकी मैं एक बार चर्चा कर लूंगा दोबारा परिदर्शक के पूरे संक्षिप्त में, एक बार एक दो दिन में परिदर्शक को लेकर पूरा कंप्लीटली एक बार सेशन कर लूंगा आप लोगों के साथ, ठीक है। और बाकी मस्त रहा करो, कोई दिक्कत नहीं है। जीके के जो भी मॉडल हैं जिन्होंने कोर्स ले रखा उनको फ्री में मिल जाएंगे ई बुक के रूप में, आपके कोर्स में आपको डाल दिए जाएंगे, चिंता ना करें आप। जीके की, साइकोलॉजी के और परिदर्शक के कंप्लीट 10 मॉडल पेपर जिन्होंने भी कोर्स ले रखा है साइकोलॉजी और जीके का, उनके आ जाएंगे। ओके। और आज की क्लास का अंतिम बिंदु याद रखिएगा, आप कुसमाजिद बन चुके हैं, अब समायोजन स्थापित करने की युक्तियां क्या होती हैं। तो रक्षा युक्तियां दो प्रकार की होती हैं डिफेंस मैकेनिज्म में, एक होती हैं प्रत्यक्ष युक्तियां और दूसरी होती हैं अप्रत्यक्ष युक्तियां। एग्जाम में जो सबसे अधिक प्रश्न आता है वो इन दोनों पे आता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युक्तियां, ठीक है। अप्रत्यक्ष थोड़ा बड़ा बिंदु है, कल की क्लास में अपन समझ लेंगे, आज अपन समझ रहे हैं प्रत्यक्ष युक्तियां। डायरेक्ट मेथड्स कौन से होते हैं जिनसे समायोजन जो है वो स्थापित किया जाता है, सिर्फ इनके नाम पूछता है, रटना नहीं है, सिर्फ 1 मिनट का बिंदु है। समायोजन स्थापित करने की प्रत्यक्ष विधि कौन सी और अप्रत्यक्ष विधि कौन सी है। तो प्रत्यक्ष विधियां क्या होती हैं, अप्रत्यक्ष तो क्या होता है जहां आपका अहम जो ईगो मन होता है तो वो अचेतन रूप से जिनका प्रयोग करता है वो अप्रत्यक्ष विधियां होती हैं। क्या होती हैं, अप्रत्यक्ष विधियां होती हैं, ठीक है ना। सब याद हो जाएगा बेटा, ज्योति मस्त रहो, मस्त रहा करो आप लोग, ज्यादा सोचा करो मत। निशा बेटा हरियाणा भी आएंगे, चिंता मत करो आप तो बुलाओगे वहीं आ जाएंगे हम। आगे देखिएगा, तो रक्षा युक्तियों की बात कर रहे हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष युक्तियां। देखिए प्रत्यक्ष युक्तियां वो होती हैं जो डायरेक्ट अपन कर रहे हैं, मतलब चेतन रूप से अपन कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष होती हैं वो प्रयोग इनका अचेतन रूप से होता है, अनकॉन्शियसली होता है और आपका ईगो करता है, याद रखना, ठीक है ना। और सबसे पहले इनका प्रयोग जो किया था वो सिगमंड फ्राइड ने किया था। तो इन पे एग्जाम्पल आते हैं, उदाहरण जितने भी आते हैं वो अप्रत्यक्ष पे आते हैं, और प्रत्यक्ष में जो प्रश्न आते हैं वो याद रखना, डायरेक्ट प्रश्न पूछेगा आपसे कि समायोजन स्थापित करने की प्रत्यक्ष विधि है या नहीं है, समायोजन स्थापित करने की इनमें से कौन सी अप्रत्यक्ष विधि नहीं है। तो आपके माइंड में आना चाहिए कि सर प्रत्यक्ष ये होती है और अप्रत्यक्ष ये होती है, तो आपके दिमाग में फिट होना चाहिए कि सर ये डायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म है और ये इनडायरेक्ट डिफेंस मैकेनिज्म। तो डायरेक्ट में अपन क्या करते हैं, चेतन रूप से इनका प्रयोग करते हैं, और 4 तरीके होते हैं। पहला तरीका क्या होता है, बाधा का विनाश, बाधा को हटा दो साहब, बाधा का विनाश समझ रहे हैं, सिर्फ नाम याद रखना है। बाधा आपके सामने आ रही है, जो भी डायरेक्ट बाधा है, कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी डायरेक्ट बाधा आ रही है जो आपको परेशान कर रही है, तो उसको हटा दो आप। मैं रास्ते में जा रहा था और बहुत बड़ा पत्थर मिला, मैंने उठा के रख दिया उसको, ये डायरेक्ट मेथड है, समझ रहे हो आप, बाधा को हटा देना, ठीक है ना। कि मैं जो मेरे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, डेली छेड़खानी कर रहा था, कौन, कोई भी था आपका, आपने बना लिया, मान लो जिसके साथ एंगेजमेंट हो गई वो छेड़खानी कर रहा है डेली, मेरे से 20 मिनट बात किया कर, 30 मिनट बात किया कर। प्रत्येक तरीका क्या है, सीधा ब्लॉक मारो, कदे कि दोबारा कॉल कर दिया ना तो उठा उठा पटक दूंगी, प्रत्यक्ष तरीका है। और सामने आ जाए तो दो झपाटे मारे खींच खींच के, बेवकूफ इंसान, तेरे लिए पढ़ रही हूँ, नौकरी लगने की तैयारी कर रही हूँ, तुझे 20 मिनट चाहिए, यहाँ देव सिंह सर कहते हैं कि एक एक मिनट का यूज करो, तेरी सुनो कि उनकी सुनो, मेरी सुनना बेटा, नाराज हो तो हो जाने दो, क्या है, नौकरी लग जाओगे तो कोई और अच्छा मिल। तरीका डायरेक्ट मेथड यूज करो, थोड़ा आप समझो ना प्लीज, 20 मिनट प्लीज थोड़ा कम कर दो ना, 10 मिनट कर दो ना, डेली रिक्वेस्ट करोगे वो नहीं मानेगा, कभी नहीं मानेगा, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। डायरेक्ट मेथड यूज करो, इस समय क्रांति का टाइम है, अटेक एक्शन के मूड में रहो इस समय, डायरेक्ट ले बेटा चल, साइड लाइन, रास्ते से हटाते जाओ चीजों को, बाधा का विनाश बहुत जरूरी है। दूसरा, अन्य उपाय की खोज, दूसरा उपाय खोज सकते हैं, दूसरा उपाय क्या खोज सकते हैं, कोई भी उपाय खोज सकते हैं, सोचो आप क्या उपाय हो सकता है। घर पे आम का पेड़ लगा हुआ, आम हाथ नहीं आ रहे हैं, लकड़ी से सहायता तोड़ लो, बेर हाथ नहीं आ, लकड़ी की सहायता से तोड़ लो। इंसान परेशान कर रहा है, ऐसे तो मान नहीं रहा है, सास को फोन करो, ससुर जी को फोन करो, ससुर जी को करना प्रेम भरी भाषा, ससुर जी भोग खाऊं, आपके बेटे बहुत अच्छे हैं, बट मैं आपके सपनों को सच करने के लिए लगी हुई, पता बेटा लगी, इतनी प्रेम से करो,
लेकिन वो डेली मानते नहीं है, उनको थोड़ा समझाओ। अन्य उपाय हो गया, अपने पे डायरेक्ट लेनी, उनको मेरे को पता नहीं चलना चाहिए। उनको 20 दिन कहो कि बेटा जप जा यार, ठीक है। अन्य उपाय, कोई ना कोई उपाय ढूंढ लो, दूसरा तरीका भी होते हैं याद रखना। और समस्या के अलग उपाय भी होते हैं, अलग पथ भी होते हैं, तो दूसरे रास्ते पे जाके भी तुम कर सकते हो। तुम्हें लगता है डायरेक्ट करना सही नहीं होगा, क्या पता वहीं लिखा हो, तो इसमें आप ये भी तरीका अपना सकते हो। लक्ष्य का प्रतिस्थापन बहुत बार एग्जाम में आया हुआ भाई, बहुत बार एग्जाम में आ रहा है। लक्ष्य का प्रतिस्थापन देखने में लगता है प्रत्यक्ष युक्ति, लेकिन ये प्रत्यक्ष है। मेरा मूड था क्रिकेट खेलने का, लेकिन आज बारिश हो गई, मैं कैरम बोर्ड खेल लेता हूँ, कोई भी अंदर का टास्क पत्ती खेल लेता हूँ, तो ये मैंने लक्ष्य का प्रतिस्थापन कर दिया। ये भी प्रत्यक्ष युक्ति है। और चौथी युक्ति होती है व्याख्या करके निर्णय लेना। व्याख्या करके निर्णय लेना, जब दो चीजें आपके सामने आ जाएं, समझ में नहीं आ रहा हो कि क्या हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा, तो अपने अनुभव के आधार पे दोनों में से किसी एक चीज का चुनाव कर लो। ये व्याख्या करके निर्णय लेना होता है। ये 4 प्रत्यक्ष युक्तियां हैं, इन चारों प्रत्यक्ष युक्तियों के नाम याद रखिएगा। ये आज का अपना बिंदु हो गया है, ठीक है। कल अपन मिलेंगे, इसकी प्रत्यक्ष युक्तियां विथ एग्जाम्पल मैं कंप्लीटली समझा दूंगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, कल मिलते हैं अपन लोग।